हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है अधिनायक और जिसके कवि यानी रचनाकार है रघुवीर सहाय जी। तो चैप्टर पर जाने से पहले आइए रघुवीर सहाय जी का जो है परिचय जान लीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत तरह से प्रश्न आते हैं। जन्म हुआ था आपको 9 दिसंबर 1929 और निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990। ठीक है। जन्म स्थान इनका था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे कहता है कि पिता यानी इनके पिताजी कौन थे? हरदेव सहाय, जो एक पेशे से शिक्षक थे, टीचर थे। शिक्षा, अब शिक्षा देखिए इनकी कहाँ से और क्या क्या जो है शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट, जो कि अंग्रेजी विषय से, इंग्लिश से इन्होंने MA किया था। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, यानी वहां से उन्होंने MA किया था। उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी रख करके। आगे है विशेष अभिरुचि उनकी क्या थी, मतलब विशेष उनकी रुचि किस चीज में दिलचस्पी थी? अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। समकालीन कविता मतलब क्या कि अपनी कविता और अपने ही टाइम में जो उन्होंने जो कविता रचा था, और उनके टाइम में और भी कवि लोग यानी और भी रचनाकार जो रचना रचते थे। तो कहता है कि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किया उन्होंने। सम्मान, इनको सम्मान क्या क्या मिला था? लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पे? लोग भूल गए। तो लोग भूल गए जो इनकी रचना थी, जो काफी जो है प्रसिद्ध हुआ था, तो उस पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रघुवीर सहाय जी को। अब देख लीजिए इनकी वृत्ति, पत्रकारिता इनकी वृत्ति थी। उसके बाद नवजीवन लखनऊ से जो है आरंभ, फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली, और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में। ये हो गया 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक, जो कि नई दिल्ली के प्रधान संपादक के रूप में वहां भी कार्यरत। उसके बाद भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे, यानी पूर्ण रूपेण इन्होंने पत्रकारिता का काम किया। और किन किन जगहों पे कहाँ कहाँ किया वो भी आपने देख लिया। इसको याद रखिएगा, इसमें से कहीं से कोई भी एक जगह का दे देगा, प्रश्न पूछ सकता है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। आगे है कृतियां। आप देख लीजिए कृतियां मतलब इन्होंने रचा क्या क्या था। इससे भी यहाँ से भी आपको प्रश्न आ जाते हैं, अधिक प्रश्न आता है अब यहाँ से, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। इनमें जो है कृतियों में देख लीजिए कविता है जिसमें दूसरा सप्तक जो कि अज्ञेय जी का रचा हुआ था। अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी के रचना में कल भी आप लोगों ने जो पढ़ा था, वो जो पिछला चैप्टर गजानन माधव मुक्ति बोध, उसमें वो भी इसमें जो है आपको दूसरा सप्तक में वो भी थे। उन्होंने जो रचा ना, तो उन्होंने अकेले नहीं रचा था, 4-5 कवि मिलके इनको तैयार किया था। तो इसमें जो है आपको ये रघुवीर सहाय जी भी थे। तो कहता है कि कविता में हो गया आपको दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे। शामिल से तात्पर्य अज्ञेय जी का ही है, जिसमें ये भी शामिल हुए थे। तो दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल। उसके बाद सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। देख लीजिए लोग भूल गए हैं पे ही जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका मतलब काफी प्रसिद्धि रही होगी इस रचना की। तो कहता है लोग भूल गए हैं। उसके बाद कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये हुई इनकी कविता यानी काव्य रचनाएं। ठीक है। अब आइए कहानियों में। कहानियां हैं इनकी सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। नेक्स्ट है निबंध। अब निबंध में देखिए क्या क्या है। सीढ़ियों पर धूप में दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी। उसके बाद है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया। अनुवाद कार्य मतलब और जो रचनाएं थी उनका अनुवाद उन्होंने अपने भाषा में किया, सरल भाषा में लोगों के समक्ष रखा। उसके बाद है संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। क्या? राजकमल।
क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देख लीजिए, कहता है कि स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता जो है कहता है कि अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक परिवेश में इनका काफी जो है दिलचस्पी रहा होगा, दिलचस्पी इनकी होगी। आप जो अधिनायक कविता भी पढ़ेंगे, ऐसा कविता है जो बड़े बड़े लोगों को दिखाया गया है इसमें। आप अभी गजानन जी का पढ़े थे, कल पढ़े थे, तो उसमें भी वही था कि बड़े बड़े लोग किस तरह से जो है अपने से निचले स्तर के लोगों को दबाते थे। इसमें भी वही बात है अधिनायक में। उसमें भी राष्ट्रगान पे जो है इन्होंने कटाक्ष किया है, जो हम लोग जन गण मन अधिनायक गाते हैं उस पे उन्होंने कटाक्ष किया है। सोचने वाली बात है, जिसको पूरा भारत देश गाता है उसमें भी उन्होंने खोट निकाल दिया है कि ये जो जन गण मन अधिनायक जो गाता है लोग, तो इसमें अधिनायक है कौन? कभी किसी ने गौर नहीं किया। हम भी ये कविता पढ़े तब हम भी सोचे कि सच में ये अधिनायक है कौन। हम लोग तो बस गा देते हैं झंडा फहराने के टाइम में, लेकिन ये अधिनायक आखिर था कौन? किसके लिए हम ये गीत गाते हैं? तो सोचने वाली बात है। रचना कर्म और पत्रकारिता जो है अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं शती के, किस शती के? 20वीं शती के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार है। पत्रकार का देख ही लिए रूप इनका कि कहाँ कहाँ काम किए थे, कितनी बड़ी बड़ी जो है जगहों पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद कहता है कि पत्रकार है जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक मतलब क्या कि कुछ अच्छा ही हुआ, बुरा कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही प्रभाव पड़ा उनका। अब कहता है उन्होंने कहानियां भी लिखी है, यानी रघुवीर सहाय जी ने कहानियां भी लिखी हैं और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। देख लो यहाँ पे जो है विश्व साहित्य से अनेक अनेक कृतियों का इन्होंने जो है संकलन किया। संकलन करने के बाद इन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया ताकि हमारे भारत देश के लोग भी उसको पढ़े और उनको भी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता है कि किसी भाषा का अनुवाद तभी होगा जब उनको उन भाषाओं की जानकारी होगी, यानी वो उधर पढ़े या फिर उसको हिंदी में अनुवाद किए तो जानकारी होगी किसी भाषा की, तभी तो अनुवाद करेंगे। तो इन्होंने जो है अनुवाद किया। उसके बाद कहता है जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। रघुवीर सहाय 6ठे दशक के प्रारंभ में ही अज्ञेय द्वारा, यानी अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी इंद्र सभा नाम का नाटक जो है उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष की अवस्था में उनको खेलना था, तो उन्होंने नाटक रच दिया, चलो इस नाटक पे खेलते हैं। सोचने वाली बात है, सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में नाटक जो है रच दिया उसने, जबकि 10 वर्ष में क्या समझ होती है बच्चों को। तो यहाँ पे कहता है कि अज्ञेय बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कहता अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। ठीक है, अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन था दूसरा सप्तक, जिसमें कहता है कि में एक कवि के रूप में सामने आए थे। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में, दूसरा सप्तक में को तैयार करने में 7 कवि को रखा गया था। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन आ जाएगा कि दूसरा सप्तक को तैयार करने में कितने कवि थे, तो 7 कवि थे। आगे कहता है कि 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे। उनकी कविता संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकलन और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई। एक नया क्षितिज खुल पड़ा, यानी एक नया आसमान खुल पड़ा, एक नया आकाश मिल गया लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का। आगे कहता है कि यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं। यानी आगे जो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि आगे जो आप अधिनायक पढ़ेंगे तो उसमें भी व्यंग हुआ है, कटाक्ष हुआ है। मतलब उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि हम लोग जो अक्सर दूसरे का गान करने के लिए एकदम हमेशा आगे हो जाते हैं, कभी आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि कोई हमारे लिए भी तो गाए, कोई हमारे लिए भी तो सोचे। बस हम गरीब तबके के लोग होते हैं, हम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, हम लोग ही दूसरों के पीछे क्यों दौड़ते हैं? हमारे पीछे कौन है दौड़ने वाला?
मतलब बहुत ऐसी बात है इन्होंने कविता के माध्यम से कहा है। तो इसलिए कहता है कि रघुवीर साय का व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं जातिवादी ऊंच नीच। उनके टाइम में तो अधिक था जातिवाद, अभी तो 21वीं सदी है, अभी भी तो वही हाल है। तो युग बीत रहा है लेकिन आदमी का ये जो सोच है ना, दकियानुसी सोच बदला नहीं है, वही खराब सोच अभी भी है लोगों में। अब देख लो, कहता है जातिवादी ऊंच नीच जात पात के नाम पे लड़ते हैं। कल भी बताए थे आप लोगों को कि काश ऐसा हो जाता कि देश चलो अलग अलग है, चलो ठीक है, जिसको जहां रहना है रहे, ये जो बॉर्डर की दीवार है काश वो टूट जाए हमेशा के लिए और सब मिलजुल के भाईचारा की तरह रहे कि चलो भाई हम तुम्हारे देश में घूमेंगे, तुम मेरे देश आओ, सब मिलजुल के व्यापार करो, बिजनेस करो। मतलब ऐसा ना हो जैसे अभी कहता है मेरे बॉर्डर से इस पार क्यों आया, हमसे बिना पूछे क्यों, मतलब गुप्तचर यहाँ फिट है, सैनिक सेना सिपाही वहां फिट है, उसका अपना आर्मी है, हमारा अपना है, ऐसा क्यों है, इतनी मार क्यों है? इसलिए है कि सब चाहते हैं कि हम उससे आगे बढ़े, हम उससे ऊंचा हो जाए, हम उससे बड़ा हो जाए। मतलब यहाँ होर लगी हुई है किस चीज की, कि हम तुमसे ऊंचा तो हम तुमसे ऊंचा। यहाँ पे कहता है कि जातिवादी ऊंच नीच, अमीर गरीब, अमीर लोग को देख लो, अगर जरा सा अमीर क्या हो गए तो गरीब को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ समझेंगे ही नहीं अपने आगे, कहते हैं उसकी औकात ही क्या है, औकात दिखाने लग जाते हैं तुरंत। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शुरू में हम भी तो कुछ ऐसे ही थे। जो शुरू से रईस है उसकी तो बात छोड़ दो, बाद बाकी सब तो छोटा छोटा करके ही जो है धन उपार्जन कर करके बड़ा होता है। तो लोग अपनी वो समय भूल जाते हैं, दूसरों पे ताना मारते हैं, दूसरों को देख के हंसते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो कहता है अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीति और संस्कृति को लेकर रघुवीर साय सतत सजग और सचेत रहे हैं। ऐसे ही कवि तो चाहिए। उन्हें सौंदर्य से ज्यादा हमेशा ही सत्य कवि कर्म का ध्येय लगता रहा है, बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त होगी सच के साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकाल पाती रही है। यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या, यानी आगे जो अधिनायक पढ़ेंगे ये लिया गया है आपको कहां से, आत्महत्या। इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता कहां से संकलित है या फिर कहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा आत्महत्या संग्रह से, आत्महत्या संग्रह से, या फिर आत्महत्या भी याद रहेगा तो ठीक है। तो कहता है कि यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, ये टोटल यहां से यहां तक हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है ये अधिनायक। कहता है और एक व्यंग्य कविता है। तो कहता है कि ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं है, कहता है कि ऐसी व्यंग्य कविता है जिसमें हास्य नहीं। आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के, सत्ताधारी मतलब जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो नेता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, तो कहते हैं सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष जो है इन्होंने किया है, कटाक्ष किया है कि ये सत्ताधारी लोग अपने आप को समझते क्या है, अपने से निचले स्तर लोग को जो है वो लोग वैल्यू, थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा सा मान सम्मान देते क्यों नहीं, एक ही टाइम में देंगे जब उसको वोट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे कहता है कि रोषपूर्ण तिक्त जो है कटाक्ष जो है इन्होंने किया है राष्ट्रीय गान में निहित, जो हम लोगों का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक। तो कहता है राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज तक किसी भी कवि को हिम्मत हुआ कि राष्ट्रीय गान में हम व्यंग जो है उत्पन्न कर दें, राष्ट्रीय गान पे हम कटाक्ष जो है कर दे, हिम्मत हुआ? लेकिन देख लो ऐसे ऐसे कवि हमारे भारत देश में है कि राष्ट्रीय गान पे ही उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि आखिर उसमें जो ये अधिनायक शब्द है ये आखिर है कौन, किसको हम अधिनायक कह कर गए से एकदम खुश होकर गीत गाते रहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। आया है क्या, आप ही लोग बताओ? आजाद तो अंग्रेज से हो गए, बाकी और चीजों से हम आजाद हुए हैं? ईमानदारी से बताओ ना। अगर हुए रहते तो इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी, डिग्री लेने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? आसानी से मिलती है। किसी प्राइवेट, सरकारी तो छोड़ लो, प्राइवेट जो है नौकरी भी चाहिए हो तो वहां पे भी घूस घास देना पड़ता है। और सरकारी की तो बातें छोड़ दो, ऊपर से लेके नीचे से ऊपर तक का पूरा सिस्टम ही खराब है। तो आजाद तो हम हो गए अंग्रेजों से, हाँ, जो हमें दबा के रखे थे, जिन के हम जो है गुलाम थे, उनसे तो आजाद हो गए। लेकिन यहाँ जो ये सत्ताधारी भ्रष्टाचारी लोग सब जो बैठा हुआ है उससे हम कहाँ आजाद हुए हैं?
अगर उनसे आजाद रहते तो भारत देश की ये स्थिति रहती ही नहीं। यहाँ तो भारत में सब अपना अपना ऊंचा महल करने में लगा हुआ है, दूसरे का झोपड़ी भी गिर जाए तो उसको कोई लेना देना नहीं है। तो हम आजाद हुए कहाँ हैं? आजाद होके अभी भी गुलाम हैं। यहाँ पे कहता है कि आजादी हासिल होने के इतने वर्षों बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हर चरना, यानी इस कविता अधिनायक कविता में एक लड़का है जिसका नाम क्या है? हर चरना। चरना कौन है बताइए? कविता का एक पात्र है, एक लड़का है, एक छोटा सा बालक है। कहता है कि इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है, मतलब ये हर चरना जो है ना आम आदमी का प्रतिनिधि है, यानी आम आदमी का रूप को जो है दर्शाया गया है हर चरना के माध्यम से। ठीक है, कहता है आम आदमी का प्रतिनिधि है, वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। हर चरना यानी इस कविता में दिखाया गया है कि कोई हर चरना नाम का लड़का है जो गरीब है, यानी पूरा गरीब है। ठीक है, कहता है कि गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत, यानी उसकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, समाज में उसकी कोई पूछ नहीं है। कहता है हालत के विपरीत और औपचारिकता वश स्कूल में पढ़ता है। कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? हर चरना। कहता है राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना पहने, फटा कपड़ा पहने। ठीक है, हर चरना कहता है फटा सुथन्ना पहने, सुथन्ना मतलब होता है पैजामा। कहता है फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता रहता है, यानी दोहराता है वहां पे जाके, यानी सब गा रहा है तो वो भी अपना साथ में गा रहा है। कहता है कि जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कहता है न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जा रहा है, यानी ये लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र, पहले राजतंत्र था, अभी तो लोकतंत्र है, अभी तो जनता का चलता है। जनता अपने मन से जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे सत्ता से उखाड़ फेंके, गद्दी से उठा के फेंक दे, ये तो जनता के हाथ में है। फिर भी कहता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कहता है कि सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती, यानी बदले हुए जो जनतांत्रिक है, कहता है संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बाट वाले भड़कीले रौब दाव के साथ इस जलसे में शिकरत कर, यानी इस जलसे में शामिल होते हैं। यहाँ पे इसलिए दिया है कि भड़कीले रौबदार की, यानी एक तरफ गरीब लोग हैं। यहाँ राजसी ठाठ बाट का मतलब कि एक तरफ फटा सुथन्ना पहन के आया है, तो एक तरफ इतना ठाठ बाट के साथ इस जलसे में शिकरत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। मतलब अपना गुणगान करवाने के लिए सज धज के आया एकदम दुल्हन की तरह। यहाँ जो बदहाली है उसको देखने वाला कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम सजे हुए हैं तो अगर मेरा प्रजा भी सजा हुआ हो, हम सुंदर दिख रहे हैं तो मेरा प्रजा भी सुंदर दिखे, ये होना चाहिए। लेकिन किसको पड़ी है? पहले कहता है अपन पेट भरेगा नहीं, दूसरे का क्या पेट भरेंगे? पेट तो इतना बड़ा खाई है कि जितना भरो कमे पड़ जाता है। तो यहाँ पे कहता है कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। यहाँ पे अब देख लो, अधिनायक का मतलब तानाशाह, सत्ताधारी वर्ग। अब समझ में आया कि ये जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। कोई सत्ताधारी है, कोई तानाशाह है, जिसको हम कहते हैं भारत का भाग्य विधाता है। भारत का भाग्य विधाता है। कोई बाहरी आदमी आके मेरे देश पे एकदम राज करने लगा, राजा बन गया, और उसको हम कहते हैं कि वो भारत का भाग्य विधाता है, अधिनायक, यानी सभी का नायक है। तो यहाँ पे कहता है कि ये अंग्रेज के जमाने में लिखा गया ये राष्ट्रीय गीत था। फिर ये ठीक है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये ठीक है। दो चीज है, एगो है आपको वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ठीक है। शस्य श्यामलाम मातरम उसको कहा जाता है राष्ट्रीय गीत, और ये है जन गण मन, ये है राष्ट्रीय गान। तो दोनों को किसमें से किसको कौन रचा है सो बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो वेरी गुड, हम सही बताए हो, वही होगा। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा है, जो बंगाल के थे। तो यहाँ पे कहता है कि अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा है कि सचमुच में वो भी सोचता है कि हमको लोग अधिनायक कह के पुकारे। वो सोचता नहीं है कि मेरा जो दर्जा है ना वो नीचे हो, तो उसी ठाठ में वो रहना चाहते हैं। अब जो उनसे नीचे है तो उसको नीचे दबा के नहीं रखेंगे, वो भी अमीर हो जाएगा, तो फिर इसको पूछेगा कौन?
पूछे, ये भी एक व्यवस्था थी कि गरीब लोग अगर अमीर हो जाएंगे तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे नीचे कौन रहेगा, मेरी सेवा सत्कार कौन करेगा, ये भी एक व्यवस्था बना के रखा गया था उस टाइम में। तो यहाँ पे कहता है कि समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता। यहाँ पे रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता। ये रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं अपने लिए कि नहीं पहनता कि लोग कह उठे कि वह देखो कवि आया। यानी इसका मतलब ये घमंड दिखाने की कोशिश नहीं करते, मतलब अपना जो है वो एक होता है ना कि अपना जलवा है ना, अपना जो रौब दाब होता है वो दिखाने की कोशिश नहीं करता, घमंड नहीं है उनमें कि हम कवि हैं। तो कहता है इसलिए वो कह रहा है कि मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता। ये कौन कह रहे हैं, रघुवीर सहाय जी कहते कि लोग हमको देखे तो उठ के, मतलब क्या, लोग कह उठे कि देखो वह कवि आया है, मतलब दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहता है और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रघुवीर साहब बात भी कुछ इस तरह से नहीं करते कि लोग अदब से, मतलब सम्मान में खड़े हो और उस तरह से बात करें। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोगों के सामने आम आदमी बन जाते हैं, एकदम सामान्य आदमी की पता ही नहीं चलता कि कोई बड़ा आदमी है। ऐसा होना भी चाहिए, जैसे आपको कौन दीन बंधु निराला। तो यहाँ पे देख लो कहता है कि समाज में रहते हुए भी मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठे कि वह देखो कवि आया है। मतलब अपना कविपना वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब इनमें अहंकार की भावना नहीं है। एक होता है ना व्यक्ति कहता अधजल गगरी छलकत जाए कि गुण कम रहे, दिखावा क्या करता है, अधिक करता है, अपने आप को दिखाता है कि हमसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश नहीं करते। कहता है और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे, पर बात इस तरह से जरूर करता हूं कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हो, मतलब किसी प्रकार का भय नहीं हो किसी के मन में, वे ही लोग आए और मुझसे मिले। कहता है और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण मिल सकते हैं। मतलब इस सोच के थे रघुवीर सहाय जी। आइए इस पाठ के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ये कहना चाहते हैं कि जो हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, मतलब राष्ट्रीय गान में अधिनायक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आखिर ये अधिनायक है कौन। उन्होंने जो है आजादी के बाद भी देश की जो ये दुर्दशा है, यानी आजाद तो हम हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसे अधिनायक यानी तानाशाह, ऐसे तानाशाह हैं जो हमें आजाद जीवन व्यतीत नहीं करने देते। इस अधिनायक शीर्षक के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर अधिनायक है तो है कौन। मतलब इस कविता में एक हरचरना नाम का व्यक्ति है, हरिचरण भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे हरचरना दिया है क्योंकि कवि को आम आदमी को दिखाना, आम आदमी को लोगों के बीच प्रस्तुत करना है। तो वो दिखाना चाहता है कि एक हरचरना नाम का एक लड़का है जो फटा सुथन्ना पहना हुआ है, गरीब बदहाल लड़का है, स्कूल में जो है मतलब उसको पैसा रुपया नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ सके, तो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। राष्ट्रीय गान तो गाता है बट उसको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय गान में जो अधिनायक शब्द है इसका क्या मतलब होता है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे, यानी इसमें जो है कवि महोदय जी ने जो है कटाक्ष जो है किया है तानाशाही पर, सत्ताधारियों पर, अधिनायक टाइप के लोगों पर। आइए कहता है आपका शीर्षक क्या है बताइए, अधिनायक, और इसके कवि यानी रचनाकार कौन है, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी ने जो है आपको कटाक्ष जो है इस पे किया है, व्यंग्यात्मक कविता एक तरह से व्यंग जो है किया है उन्होंने कि ये अधिनायक शब्द जो है राष्ट्रीय गान में आया है, इसका मतलब होता क्या है। बस हम लोग गाते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, बहुत अच्छी कविता है। कहता है राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, कि हम जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि भारत का भाग्य विधाता कौन है ना। हम आजाद तो हो गए, आजादी के बाद भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आजाद नहीं हैं, ठीक है, हम आजाद नहीं हैं। उन्होंने ये दिखाने की, दर्शाने की कोशिश किया है कि इस राष्ट्रीय गीत में जो अधिनायक शब्द आता है, आखिर इस अधिनायक का मतलब क्या होता है। यानी एक हरचरना नाम का गरीब बदहाल लड़का जो फटा सुथन्ना पहने, पैसा नहीं है कि अच्छा विद्यालय जा सके, इसलिए वो कहाँ जाता है, सरकारी विद्यालय में। और सरकारी विद्यालय में जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो
हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना जी। तो राष्ट्रीय गीत तो गाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस राष्ट्रीय गीत में जो ये अधिनायक शब्द आता है उसका मतलब होता क्या है। रघुवीर सहाय, यानी इसके कवि हुए आपको रघुवीर सहाय। कहता है कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, कि राष्ट्रीय गीत में भला ऐसा कौन वह व्यक्ति है, कौन ऐसा वह आदमी है जो कहता है कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यानी भारत का भाग्य विधाता है। कहता है कि फटा सुथन्ना, यहाँ पे सुथन्ना का क्या मतलब होता है बताइए तो। सुथन्ना मतलब क्या, पजामा, क्या पजामा, यानी फटा पुराना पजामा है ना। हरचरना जो है फटा पुराना पजामा पहना हुआ है, ठीक है, फटा पुराना दुराना पजामा पहना हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि हरचरना, चूंकि हम क्या बोले आपको कि यहाँ पे हरिचरण भी हो सकता था, थोड़ा इज्जत से भी नाम लिया जा सकता था, लेकिन हरिचरण नहीं दिखाया, यानी किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिखाना है, यहाँ पे आम आदमी को दिखाना है ना, गरीबों को दर्शाना है, दिखाना है। तो इसलिए हरचरना शब्द का जो ठेठ अंचल में जो है, जिस तरह का गांव में प्रयोग होता है, जिस नाम से पुकारा जाता है, उसको दिखाया गया है। गरीब बदहाल बच्चों का जो है रूप दिखाया गया है, जो क्या है, गरीबों का प्रतिनिधि है, आम आदमी का प्रतिनिधि है हरचरना इस पाठ में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, समझिए, कहता है राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ठीक है। कहता है फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है, कि हम जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसमें कहता है ना कि जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता। तो अधिनायक शब्द जो आता है, फिर कहता है भारत भाग्य विधाता, यानी भारत का भाग्य विधाता जिसको हम अधिनायक कहते हैं, तो फिर वो अधिनायक है कौन। यहाँ पे कवि महोदय ये कहने की, दिखाने की कोशिश जो है किया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें भारत का भाग्य विधाता मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत का भाग्य विधाता है, जिसको हम अधिनायक कह के पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि एक हरचरना नाम का लड़का है जो फटा सुथन्ना यानी फटा पैजामा पहना हुआ है, झंडा लिया है, वह भी भीड़ में आके वो भी गा रहा है राष्ट्रीय गीत, और गा तो रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि ये अधिनायक है कौन। अभी जो उसकी गरीबी स्थिति है, बदहाली है, उसका जिम्मेदार है कौन, उसे तो पता भी नहीं। बस वो देख रहा है कि लोग गा रहे हैं तो चलो हम भी गा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ आता पता नहीं कि हम गा क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या हुआ। चलिए अब आगे आइए। आगे कहता है कि मखमल, चलिए आगे कहता है मखमल टमटम बल्लम तुरही। मखमल मतलब जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदय जब निकलते हैं वहां पे उस स्थान पे जहां पे झंडा तोलन होगा, तो मखमल से सजा हुआ उसका रास्ता होता है, फूलों से लोग फूल ऐसे छिपते रहते हैं, उनके ऊपर छिपते हैं ना। कहता है कि इतना ही नहीं, टमटम पे बैठ के आते हैं, बिल्कुल राजा महाराजा की तरह। मतलब इसमें राजा महाराजा को भी दिखाया गया है। जो पुराने राजा महाराजा जब जनता के बीच आते थे तो उस पे बैठ के आते थे ना, बड़ी शान शौकत से, एकदम कान बान के साथ, है ना, पूरे ताना बना के साथ। तो कहता है कि टमटम बल्लम तुरही, बल्लम भी होता है, ठीक है, तुरही भी होता है। बल्लम यानी एक बर्छी टाइप का जो है होता था, हाथ में लिए हुए भाले टाइप का, वो लेके आते थे, क्यों, संरक्षण के लिए। उसके बाद अभी क्या आता है, गार्ड होते हैं जो हाथ में बंदूक लिए हुए रहते हैं, है ना, उनके पास सेफ्टी के लिए होता है। पहले जमाने में भाला बर्छी हुआ करता था, तलवार हुआ करता था। अब यहाँ पे कहता है तुरही, यानी एक प्रकार का वाद जो पिपी जैसे बजाते हुए, कि जब अभी भी देखते होंगे गणतंत्र दिवस पे जब राष्ट्रपति जब आते हैं अपने भवन से, उस स्थान पे आते हैं जहाँ पे झंडा तोलन होगा, तो उनका रास्ता भी उसी तरह सजा होता है। वहां भी जो है आपको टमटम होते हैं, उस पे बैठ के आते हैं। उसके बाद आपको बल्लम होता है जो हाथ में बर्छी होते हैं। उसके बाद जो है आपको कहता है क्या कि तुरही, जो वहां पे विशेष प्रकार का ध्वनि जो है जिससे निकलती है, उस वाद्य से वो बजाया जाता है ना। क्यों ये ठाट बाट क्यों दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसका स्थान सबसे ऊंचा है, उनकी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कवि महोदय ये कहना चाहते हैं कि आखिर जो इतनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी जय जयकार करवा रहे हैं, तो क्या वह वही अधिनायक है। अपनी जय जयकार करवा रहे हैं, खुद एकदम जो है मलमल बिछी रास्ते से जा रहे हैं, टमटम पे आ रहे हैं, बल्लम है, तुरही है,
और उस आम जनता का क्या, उस हरचरना का क्या, जो सुथन्ना भी पहना है तो सही ढंग का नहीं है, फटा छिटा है, छोटा सा है, उसकी बदहाली ऐसी कि अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, उसका क्या। यानी कवि ने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। तो वो कहते हैं कि सदियों से चलता आ रहा है, जब अंग्रेजों का टाइम था तब भी, राजाओं का टाइम था तब भी, और अभी भी जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता हैं, जो पद पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अभी भी तो वही हाल है। वो जब रास्ते से निकलते हैं तो इतनी ही सजावट होती है कि नहीं होती है, वही जय जयकार होती है कि नहीं होती है। फर्क कितना है कि पहले जमाने में राजाओं का मुकुट होता था, हाथ में तलवार होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब सूट बूट होता है, कोट पैंट होता है कि नहीं, हाथ में वो तलवार बर्छी की जगह बंदूक होता है, राइफल्स होते हैं, आगे पीछे जो गार्ड होते हैं, गार्ड वगैरह होते हैं, आगे पीछे बदल गया, औजार वस्त्र सब कुछ बदल गया, लेकिन है तो वही तामझाम है ना जी, वही तामझाम है। तो यहाँ पे कहता है कि इतनी तामझाम क्यों, इतना खर्च क्यों, आम जनता जो मर रहा है आप इतना खर्च उस पर क्यों नहीं करते, वो जो फटा सुथन्ना पहना है गरीब बदहाल बच्चा, उस पर किसी का नजर क्यों नहीं है, खाली नजर किस पे है, अधिनायक पे, जो जिसकी बस जय जयकार हो रही है, उस बच्चे पे नजर किसी की क्यों नहीं। यानी कवि का मेन मकसद ये दिखाना है कि अधिनायक जो बना रहता है, तानाशाह अपना तानाशाही दिखाता है, कभी ये भी तो देख ले कि आम आदमी का क्या जीवन है, उसकी बदहाली क्या है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र, छत पे एक सम्मानजनक पगड़ी पहनता है श्रेष्ठता के लिए, उनकी मान मर्यादा को दिखाने के लिए। उसके बाद छत्र चवड़, जो आगे में छत्र होता है, इसे होता है ना छत्र, ऐसे छाता टाइप का छत्र, और चवड़ ऐसे नहीं देखता है फिल्मों में, भगवान वाला फिल्म में ऐसे ऐसे, हाँ पंखी के जैसे रहता है, ऐसे रुई के टाइप का ऐसे ऐसे डुलाता रहता है, चवड़ पंखे के टाइप का भी होता है, राजाओं को ऐसे ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे कहता है कि पगड़ी है, देख लो कितनी सजावट एक अधिनायक के लिए, एक तानाशाह के लिए, कि पगड़ी है, छत्र चवड़ के साथ वो एकदम बड़े ताम झाम के साथ, बड़े एकदम जय जयकार के साथ प्रस्थान करते हैं और जनता के बीच आते हैं। और वहीं एक तरफ इतनी तामझाम है तो दूसरी तरफ कहता है, उसके बाद देख लीजिए दूसरी तरफ क्या है, बाद में कहेंगे, कहता है कि तोप छुड़ाकर, तोप भी छोड़ा जाता है उनके सम्मान में, है ना, गोली भी दागी जाती है। उसके बाद कहता है ढोल बजाकर, ढोल भी बजती है, और जय जयकार कौन कराता है, इतनी जो जय जयकार हो रही है, ये जय जयकार कराता कौन है, यानी वो अधिनायक, वो तानाशाह, वो सत्ताधारी वर्ग के लोग, वो पूंजीपति वर्ग के लोग। वहीं दूसरी तरफ हरचरना नाम का बच्चा, यानी हरचरना हुआ गरीबों का प्रतिनिधि, आम जनता का प्रतिनिधि, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसको देखने वाला कौन है, कोई नहीं। तो बस लोग क्या करते हैं, अपनी जय जयकार करवाते हैं, अपना खुद तो श्रेष्ठ पद पे जा बैठा है, जो उसको श्रेष्ठ पद दिया कौन, तो जनप्रतिनिधि है ना, वो जनता चुन के बिठाया है ना उसको वहां पे, तो उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि इन्हीं के कारण हम यहाँ पे हैं, और उन्हीं से जय जयकार करवा रहे हैं, और उनको देखने वाला कोई है नहीं, उनके हाल पे किसी को तरस आता नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे ऐसे लोग जो अपनी जय जयकार खुद ही करवाते थे, करवाते हैं, और भविष्य में करवाते रहेंगे। और लोगों का क्या, गरीबों का क्या, लाचारों का क्या, बेबसों का क्या, कभी ये दिखाना चाहते हैं कि ये अधिनायक जो है, हम लोग जिसको इतना सर पे बिठा के रखे हैं, कभी वो मेरे लिए भी तो कुछ सोचे। आगे कहता है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, एक एक शब्दों में जान है। पूरब पश्चिम का मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से आते हैं, देश के चारों दिशाओं से आते हैं लोग, उसमें भी कैसे, कहता है नंगे बूचे नर कंकाल, नंगे हैं, तन पे ढंग का वस्त्र नहीं है कि तन को ढके, नर कंकाल, गरीबी के कारण, भूख के कारण नर कंकाल मतलब मनुष्य के रूप में कंकाल बन गया है शरीर, यानी शरीर पे मांस भी नहीं है, इतना दुबला पतला, इतना कमजोर है। ऐसे ऐसे लोगों को वो अधिनायक देखते नहीं है क्या। तो इतनी तामझाम में से कुछ तामझाम कम करके थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दिया जाए तो कितना अच्छा रहता, कहने का ये तात्पर्य। अब आगे कहता है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तमगे मतलब क्या हो गया बताइए तो, तमगे मतलब हो गया मेडल। आप कुछ अच्छा काम करेंगे, नंगे बूचे है यानी तन पे ढंग से ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए ढंग से अन्न नहीं है ना। उसके बाद कहता है कि नर कंकाल है, शरीर में मांस की जगह हड्डियां दिख रही है, फिर भी वो
अपने औकात से अधिक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करके चाहे जिस भी क्षेत्र में परिश्रम करे, परिश्रम करके कोई उच्च स्थान पे पहुंच जाता है तो उसको वो अधिनायक लोग, तानाशाह लोग, सत्ताधारी लोग क्या करते हैं, छोटा सा क्या कर देते हैं, तमगे दे के उसको थोड़ा सा सम्मानित कर देते हैं, चाहे किसी पुरस्कार के रूप में, कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कभी पद्मश्री पुरस्कार, तो कभी पद्म भूषण पुरस्कार, कभी भारत देश रत्न पुरस्कार करते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या, भारत रत्न पुरस्कार मतलब ये देख के लोगों को क्या करते हैं, खुश कर देते हैं। वो भी उन किनको देते हैं, जो अव्वल दर्जे के लोग होते हैं, बाद बाकी जो अव्वल दर्जे के नहीं है उनका क्या। यानी आप कहने का मतलब कभी ये दर्शाना चाहते हैं कि बस ऐसे लोगों को जो इतना घोर परिश्रम करके वहां तक आया है, परिश्रम कितना हुआ उसको देखने के लिए कोई नहीं गया। परिश्रम के क्रम में उनको कितनी परेशानियां हुई, उनके पास वो व्यवस्था थी भी कि नहीं कि वो मंजिल तक पहुंच सके, कैसे करके वो मंजिल तक पहुंचा, वो तो उन्हें पता है जिन्होंने परिश्रम किया है। आपका काम क्या है कि आप आए, ऐसे मेडल लिए और गले में पहना दिए, बस हो गया आपका काम खत्म। उससे आगे आपको कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। तो यहाँ पे वही कहता है कि तमगे कौन लगाता है, यानी तमगा जो लगाता है, मेडल जो पहनाता है, वही सत्ताधारी, तानाशाह, अधिनायक लोग। आया समझ में। अब आगे कहता है, अंतिम है, कहता है कि कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक वह महाबली। कौन कौन है, जनगणमन अधिनायक वह महाबली, यानी अधिनायक है जिसको हम क्या कहते हैं, महाबली, और वो खुद को महाबली भी मानते हैं और चाहते हैं कि हम महाबली ही बने रहे। बाद बाकी गरीब लाचार बेबस का जो हाल है, जो स्थिति है, बस उसी हाल में रहे। वो ऊंचा हो जाएगा तो हमारी जय जयकार करेगा कौन। यानी जो सिस्टम है बस वही सिस्टम रहे, कुछ सुधरे नहीं। यानी वो जो बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारी सेवा में जो इसे आगे पीछे नाच रहा है, कौन नाचेगा। तो हम किसी को न बड़ा होने देंगे और न कोई जय जयकार करना बंद करेगा। मतलब वो चाहते हैं हम तानाशाह ही बने रहे, हाँ जैसे है वह जैसा है वैसा ही बना रहे, और इधर जैसा है वो भी वैसा ही बना रहे, कोई बदलाव कोई सुधार ना हो। तो यहाँ पे आगे कहते हैं, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। मन डरा हुआ है, मन बेमन, मन नहीं है बाजा बजाने का, फिर भी मजबूरी है उसकी बाजा बजाना। उन्हें डर है कि नहीं बाजा बजाएंगे तो क्या पता हमें दंड कहीं दिया ना जाए। दंड के डर से बेमन, यानी मन नहीं है फिर भी हम उसके सम्मान में जय 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 करते हैं। ऐसे ऐसे भी सत्ताधारी, अरे जो विकास कर रहा है उनके लिए नहीं है, जो विकास नहीं कर रहा है, ये कविता उन जैसे लोगों के लिए है जो हमेशा अपना थोपते हैं, अपना रौब दाव, अपना बड़प्पन, तानाशाही, ऐसे लोगों के लिए ये कविता है। जो सच में जनता के लिए मरते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सत्ताधारियों के लिए नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य कि कवि ने पूर्ण रूप से व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि ऐसे ऐसे भी सत्ताधारी हैं, हम ऐसे अधिनायकों की गान क्यों करें, गुणगान क्यों करें। थोड़ा हम ये भी तो देखें कि हमारी दुर्दशा को कोई देखने वाला, समझने वाला है भी कि नहीं। तो समझ गए। मुझे विश्वास है कि कविता आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे बढ़िया से। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी और जो अपलोड होगा वो आप तक सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।